नमस्कार, मेरा नाम आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर तक। आज हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति जुड़े हैं आज एक इंटरव्यू के लिए, जिनका नाम है अशोक कुमार पांडे। और शायद ये बहुत संभव है कि आप इनको अशोक कश्मीर के नाम से जानते हो। ये इनकी कलम की बात है कि इन्हें कश्मीर के नाम से जाने जाने लगा। अशोक जी ने एक किताब लिखी है, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, बसने और बिखरने के 1500 साल। ये रही इनकी किताब और किताब को छापा है राजकमल प्रकाशन ने, जिसकी कीमत है 399 रुपए और अमेजन पे आपको इससे कम में ही मिल जाएगी। इस किताब पे बातचीत करेंगे, अशोक जी की फिलहाल जो सक्रियताएं हैं उस पे बातचीत करेंगे और वर्तमान समय में कश्मीर की जो मुद्दे हैं और कश्मीर की जो हालात है उन पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो अशोक जी, पहले तो यही बता दीजिए कि कश्मीर पे ये किताब, पहले तो कश्मीर नामा और फिर एक ऐसी किताब जिसमें कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को लोकेट करते हैं, तो ये किताब लिखने का जो ख्याल था कि हाँ, कश्मीर नामा के बाद एक ऐसी किताब लिखी जाए जिसमें कश्मीरी पंडितों को मुख्य रूप से दिखाया जाए, उनके जनजीवन को, कैसे आया ख्याल? जब कश्मीर नामा में लिख रहा था तो उस समय भी लगातार कुछ ऐसी चीजें मिल रही थी पढ़ते हुए, जिससे दिमाग में आ रहा था कि कश्मीरी पंडितों को केंद्र में रखते हुए पूरी कश्मीरी हिस्ट्री में कश्मीरी पंडितों को लोकेट करते हुए उन कारणों की तलाश जरा भीतर जाके की जा सकती है, जिसकी वजह से 90s का जो एक्सोडस हुआ, जो 90s का विस्थापन हुआ, जिसमें एक बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी से बाहर आए, उनको उसको देखा जा सके। दूसरा ये कि कश्मीर की जो मैंने तमाम यात्राएं की थी उनमें मुझे कश्मीर के अंदर बहुत सारे कश्मीरी पंडित अभी भी रहते हुए मिले थे। मैं आपको बताऊं कि 808 परिवार अभी भी कश्मीरी पंडितों की घाटी के अंदर रहते हैं और आमतौर पे कश्मीर के बाहर यही समझ है कि सारे कश्मीरी पंडित निकल आए, कोई कश्मीरी पंडित अब वहां पे नहीं है। मैं चाहता था कि जो कश्मीरी पंडित वहां पर हैं उनके जीवन को अलग से, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो चीजों को कैसे देखते हैं, कैसे जो उनका परिप्रेक्ष्य है वो उन कश्मीरी पंडितों से भिन्न है जो कश्मीरी पंडित बाहर निकल आए, इन सारी चीजों को एक साथ दूं। तो बस इसी कोशिश में ये किताब। चलिए, किताब से पहला सवाल शुरू करते हैं। जैसे किताब में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, शुरुआत के चैप्टर्स में जहां आप बता रहे हैं कि कश्मीर का जिक्र, कश्मीर सबसे पहले कहाँ जिक्र आया, फिर वहां पे अलग अलग जनजातीय लोगों का जो उत्थान है कैसे हुआ। लेकिन हम शुरू करते हैं डोगराओं के शासन से और उसमें भी हरि सिंह के शासनकाल से। क्योंकि ये किताब आप कश्मीरी पंडितों को फोकस में रख के लिख रहे हैं, तो जब आप डोगराओं का शासन, हरि सिंह का शासनकाल देखते हैं और उसमें एक मुस्लिम बहुसंख्यक जगह पे कश्मीरी पंडितों का अधिकार देखते हैं, तो आप क्या पाते हैं वहां पे, किस तरह लोकेट कर पाते हैं? दरअसल जब आप पूरे इतिहास को माइनस कर देंगे और सीधे हरि सिंह पर आ जाएंगे, यानी आधुनिक युग पे आप आ जाएंगे, जी, आप 20वीं सदी में सीधे आ जाएंगे, तो बहुत सारे सवालों का जवाब वैसे ही मुश्किल हो जाएंगे। हरि सिंह का समय आते आते ये स्थिति थी कि राज्य सत्ता में अगर आप देखेंगे तो पंजाबियों का और अंग्रेजों का बहुमत था, जबकि जो तीसरे दर्जे के जो सारे के सारे पद थे वो अधिकतर कश्मीरी पंडितों के पास थे, जैसे तहसीलदार या उसके नीचे के पद जो होते हैं, पटवारी और सरदार, जो वहाँ पे अलग अलग पद होते हैं, वो कश्मीरी पंडितों के पास थे। वो पढ़ लिख गए थे, अंग्रेजी भी पढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे अच्छी नौकरियों में भी आ रहे थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूरी तरह से दबदबा था, कॉलेज में बाहर से भी बहुत सारे लोग। लेकिन जो कश्मीरी मुसलमान वहाँ के बहुसंख्यक थे, एक रिश्ता मैंने आपने देखा होगा, उस किताब में एक रिश्ता मैंने बता के उस चीज को समझाने की कोशिश की है कि टैक्स कलेक्शन का पूरा काम था वो कश्मीरी पंडितों के पास, और जो टैक्स पेयर्स थे वो पूरे के पूरे लगभग कश्मीरी मुसलमान थे, क्योंकि खेती वही कर रहे थे, खेत में मजदूरी वही कर रहे थे। तो एक उत्पीड़क और उत्पीड़ित के बीच का जो उनके बीच में रिश्ता स्थापित हुआ, और नौकरियों को लेके ये मामला था कि कश्मीरी मुसलमान जब पढ़ लिख कर बाहर आए, उन्होंने नौकरियां मांगनी शुरू की, तो कश्मीरी पंडितों को ये लगा कि यार क्लास 3 क्लास 2 की नौकरियों पर थोड़ा बहुत हमारा हिस्सा है, वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो आप देखते हैं कि चाहे वो 1930 का संघर्ष हो या उसके बाद रोटी आंदोलन वहां पर हो, या फिर क्लांसी कमीशन आने के बाद जो आरक्षण को लेकर बवाल हुआ, वो एक नए तरह का दोनों के बीच में संघर्ष शुरू होता है। मेरे ख्याल से आप उसी की बात करें। जी, क्योंकि कश्मीर में तो अधिकारों की लड़ाई हमेशा से रही है, क्योंकि वहाँ एक जो वर्ग अल्पसंख्यक था पंडितों का, वो पूरे देश में बहुसंख्यक है
और जहाँ वो एक बहुसंख्यक समाज है जो मुसलमानों का है, वो पूरे देश में अल्पसंख्यक है, तो अधिकारों की लड़ाई तो वहाँ पे बनी रहती है। बहरहाल ये सारी बातें किताब में है, और जो पाठक किताब खरीदेंगे वो पढ़ेंगे, और उनके लिए इसीलिए दिलचस्प रहेगा कि किससे पढ़ें। लेकिन अब हम बात करना चाहते हैं शेर कश्मीर, एक नाम से फेमस हुए शेख अब्दुल्ला। लेकिन फिर वही शेख अब्दुल्ला के बारे में ऐसे भी कार्टून बने जिसका आपने जिक्र किया है कि वहां पे एक बूढ़े शेर का कटा हुआ गर्दन दिखाया गया और वो मुकुट पहनाने के लिए इंदिरा गांधी के सामने झुकाता है। दिल्ली और कश्मीर का जो रिश्ता रहा है कि दिल्ली कश्मीर को कैसे हैंडल करता है, और शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू का जो रिश्ता रहा, और उसमें सरदार पटेल की जो संदेह रहे, इन तीनों समीकरणों को अगर मैं कहूं तो मैं पूछ सकता हूं कि ये रिश्ता क्या कहलाता था, शेख अब्दुल्ला, नेहरू जी और सरदार पटेल। ये रिश्ता देखिए, सारे रिश्ते जो पॉलिटिशियंस के रिश्ते होते हैं, राजनीतिक लोगों के रिश्ते होते हैं, वो राजनीतिक रिश्ते ही होते हैं। आजादी के पहले जब कश्मीर की मुक्ति की लड़ाई चल रही थी तो जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से कश्मीर की मुक्ति की लड़ाई में उनके साथ थे। आप जानते हैं, पढ़ाई होगा आपने कि उनकी मुलाकात हुई थी लाहौर में, उनकी मुलाकात हुई थी, फिर वो साथ गए थे, और उसके बाद ही जो शेख अब्दुल्ला की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हुई थी, जिसमें ढेर सारे कश्मीरी पंडित, सिख और बाकी लोग शामिल हुए थे, और एक राष्ट्रीय आंदोलन कश्मीर के स्तर पर एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था, एक तरफ राजशाही को हटाने के लिए और दूसरी तरफ जो है अंग्रेजों को हटाने के लिए। और ये वैसा ही आंदोलन था जैसा देश के तमाम रजवाड़ों में इंडियन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के तहत चल रहा था। लेकिन जब आजादी मिली तो आजादी के बाद शेख अब्दुल्ला के लिए महत्वपूर्ण थे वो वादे जो उन्होंने कश्मीरी लोगों से किए थे। नेहरू के लिए महत्वपूर्ण था कि कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए। सरदार पटेल अपनी तरह का एक व्यक्तित्व थे। सरदार पटेल, आप जानते हैं कि सरदार पटेल उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने कश्मीर में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। माउंटबेटन की वो प्रसिद्ध कहानी, किस्सा है माउंटबेटन का कि जब पटेल उनके पास जाते हैं तो वो सेबों की एक टोकरी लाते हैं, जिसमें से कुछ सड़े हुए सेब निकाले जा सकते हैं। उनका मतलब ये था कि जो सारी राजशाहियां हैं जिसको हिंदुस्तान में रियासतों को मिलना है, उनमें से कुछ रियासतें कम की जा सकती है, और शेख बिल्कुल तैयार, पटेल उसके लिए बिल्कुल तैयार थे कि कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है और वो पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन नेहरू और गांधी दोनों का ये मानना था कि हिंदुस्तान जो हम बना रहे हैं वो एक सेक्युलर देश है, और इस सेक्युलर देश में केवल मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी से चीजें तय नहीं होंगी। पूरा एक संघर्ष चला, वो सब आप जानते हैं कि शेख अब्दुल्ला के समर्थन से ही हिंदुस्तान में कश्मीर शामिल हुआ जब पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण कर दिया। वो पूरा लंबा एक इतिहास है। लेकिन एक बार जब कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर शामिल हो गया, दोनों के बीच 370 के रूप में एक समझौता हुआ, तो उसके बाद शेख की जो उम्मीद थी वो अधिक से अधिक स्वायत्ता हासिल करने की थी, लेकिन नेहरू की जो उम्मीद थी वो अधिक से अधिक कश्मीर को हिंदुस्तान में शामिल करने की थी। उसमें बीएन मलिक वाले किस्से को आप प्रकारांतर से कह रहे हैं। बीएन मलिक वाला किस्सा को मिला के ये था कि बीएन मलिक साहब थे हमारे इंटेलिजेंस के, वो कश्मीर से रिपोर्ट लेकर आए थे कि शेख अब्दुल्ला हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है और सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन पटेल उससे सहमत नहीं थे और धीरे धीरे पटेल के प्रभाव में आते गए, और हम देखते हैं कि इंटेलिजेंस की तमाम रिपोर्ट्स ऐसी आई जिसके चलते 1952 में शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लिया। और वहाँ बीएन मलिक का पदोन्नति होती है सर, और उसके बाद वो उनके प्रभाव में भी आते हैं सरदार पटेल के। हाँ, तो ये मैंने आपसे बताया ना कि सरदार पटेल उससे सहमत नहीं होते हैं, जो रिपोर्ट आई थी उससे सरदार पटेल सहमत नहीं होते हैं, वो सब तो मैंने किताब में दिया ही है। और उसके चलते इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो होम मिनिस्ट्री के अंदर में था वो लगातार शेख अब्दुल्ला के खिलाफ देना शुरू करता है अपनी राय, और माहौल वो बनता है कि फाइनली शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार होते हैं। दिल्ली और कश्मीर के रिश्ते के बारे में जो आपने बात की, ये एक बड़ा उलझा हुआ रिश्ता है। बाकी राज्यों में जिस तरह की स्वतंत्रता है कि सरकारें बनती हैं, जनता के वोट से सरकारें बनती रही, जनता के वोट से सरकारें गिरती रही, केंद्र में भले कांग्रेस की सरकार हो, कई सारे राज्यों में विपक्ष की सरकार आई। कश्मीर के साथ कुछ ऐसा रहा कि जो केंद्र में रहा उसने हमेशा ये चाहा कि हमारी मन मर्जी की सरकार हो, इसीलिए वहां पर बहुत कम चुनाव ऐसे हो पाए जिनको कहा जा सकता है कि पूरी तरह से फेयर लोकतांत्रिक चुनाव थे। और दिल्ली ने अक्सर कोशिश की अपने शोधों को, अपने लोगों को वहां पर बिठाने की, उसके चलते एक माहौल ऐसा बना कि कश्मीर में डेमोक्रेसी को लेकर भरोसा कमजोर हुआ। अब मैं आपकी इसी बात से अगला सवाल उठाना चाहता हूँ कि जो कश्मीर है और कश्मीरी जनता है, जहाँ पंडित भी हैं और मुसलमान भी, ये दोनों विलय के बाद ऐसा क्यों लगता है कि मतलब भारत में भरोसा नहीं जता पा रहे थे, या फिर भारत
उन्हें वो विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि हाँ, हम आपकी क्षेत्रीय अस्मिता का, जो आपकी स्वायत्ता के मुद्दे हैं, उनकी हम रक्षा करेंगे। और लगातार 370 के मैंने आपको बताया ना कि 370 के कमजोर होने का जिक्र आपने किया है। मैंने आपको बताया कि बाकी राज्यों में जहां लोकतंत्र अपने तरीके से फला फूला, लोगों ने अपने नेता विकसित किए और चुनाव हुए, चुनाव में हारे या जीते, लोगों की जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति थी, लोकतांत्रिक जो अभिलाषा थी, वो चुनाव के रूप में, चुनाव परिणामों के रूप में अभिव्यक्त। लेकिन कश्मीर में ये स्थिति रही कि कश्मीर में जो दिल्ली में सत्ता रही, उसने हमेशा अपने हिसाब से अपने प्यादे बिठाने की कोशिश की। उसके चलते वहां चुनाव जो हुए, जो भी चुनाव हुए, ज्यादातर चुनाव, एक या दो चुनाव को छोड़ दे तो ज्यादातर चुनाव के बारे में माना जाता है कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई और मनचाहे लोगों को चुनाव जिताया गया। तो ऐसे में चूंकि लोकतंत्र पे विश्वास नहीं हुआ और लोगों के मन में लगातार ये भाव बैठता गया कि दिल्ली अपने मनपसंद के लोगों को यहाँ पर बिठाती है, हमारी बात नहीं सुनती। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, किताब में भी मैंने आपको वो एग्जांपल दिया है कि बख्श गुलाम मोहम्मद के समय कुछ विधायक, 20-22 विधायक जो है वो इंदिरा जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम बख्श गुलाम से नहीं सहमत हैं और हम इनको सत्ता से हटाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा कि तुम लोग जनता के प्रतिनिधि नहीं हो, तुमको चुनाव जिताने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारी बात सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अब आप सोचिए कि अगर किसी भी विधानसभा के 20-25 MLA पहुंच जाए तो क्या उसके साथ ये व्यवहार किया जा सकता है? तो ये जो लोकतंत्र को वहां पर नहीं पनपने दिया गया, मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा कारण है कश्मीरी जनता के धीरे धीरे भारत के प्रति अविश्वास होते जाए। और फिर उसका फायदा पाकिस्तान ने अपने तरीके से उठाया। 86 का जो चुनाव हुआ उसमें जिस तरह की गड़बड़ियां हुई, जिस तरह से भारत को जिताया गया, और उसके बाद ये स्थिति आई कि वहां पर गुस्सा हथियारों के रूप में सामने आया। पाकिस्तान ने अपना खेल खेला। पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर पर कब्जा करने की बात करता है, शुरू से ही कश्मीर को अपना हिस्सा कहता है, वो विवाद तो चल ही रहा है और उसके चलते वहां पर आतंकवाद पसरा और उसके बाद हमारे दर्शक जो है वो ज्यादातर इसलिए दिलचस्प होंगे कि कश्मीर पर इतने जाने माने लेखक अशोक जी उस बारे में बात करें, 1990 के पलायन के बारे में। अशोक जी, मैं जगमोहन जो उस समय राज्यपाल बनाकर भेजे गए थे 18 जनवरी 1990 को, अगर मैं डेट सही बता पा रहा हूँ, उस बात तो जगमोहन की भूमिका को लेकर बड़ा विवाद रहता है। एक पक्ष कहता है कि नहीं साहब, वो तो अभी अभी गए थे, उनकी क्या भूमिका हो सकती है उस 3 रात में। और एक लेखक है राहुल पंडिता, जो कि खुद कश्मीरी पंडित है, उनका मैं एक इंटरव्यू बहुत पहले सुन रहा था, वो भी इस बात की वकालत करते हैं कि 18 जनवरी को तो जगमोहन पहुंचे थे, वो राज्यपाल बने थे, 19 जनवरी को वो जम्मू पहुंचे, अभी तक तो वो कश्मीर भी नहीं गए थे, और 19, 20 और 21 3 रातें ऐसी घटी जिसे कश्मीरी पंडित कभी भूल नहीं पाएंगे। आपका क्या विचार है कश्मीरी पंडितों का पलायन और जगमोहन की भूमिका? देखिए, जगमोहन की भूमिका को लेकर 2 अतिरेकी विचार है। आप जब भी कोई राहुल पंडिता का नाम लेता है तो मैं कहता हूं कि राहुल पंडिता को जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन साथ में बशारत पीर को भी पढ़ लेना चाहिए, तो समझ में आता है। दोनों एक्सट्रीम है और दोनों के बीच एक सच्चाई है जो समझ में आता है। एक एक्सट्रीम विचार ये है कि जगमोहन साहब गए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों को बाहर कर दिया, ठीक है, एक विचार तो ये। और दूसरा विचार ये है कि नहीं, जगमोहन साहब कश्मीरी पंडितों को बाहर करने में कोई रोल नहीं। ये दोनों विचार 2 एक्सट्रीम्स हैं और सच्चाई दोनों के बीच की है। ठीक है, 18 जनवरी को वो गए थे, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि जगमोहन कश्मीर में पहले भी राज्यपाल बनाकर भेजे गए थे, और क्यों भेजे गए थे उसको जरा सा 2 मिनट रुक के याद कर लेना जरूरी है जी। फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार गिराना चाहती थी। बीके नेहरू वहाँ के राज्यपाल थे, जो फुफेरे भाई थे इंदिरा गांधी के, लेकिन बीके नेहरू पुराने जमाने के ICS आदमी थे। उन्होंने किसी भी तरह से सरकार गिरवाने में सहयोग करने से इनकार कर दिया। तो बीके नेहरू को गोवा भेज दिया गया और जगमोहन को खास तौर पे भेजा गया कि वहां जाके सरकार गिरा। और जगमोहन ने वहां जाकर गुलशाह से मिलकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिरवाई। और उसके बाद जो वहां नीतियां अपनाई, या दिल्ली में इमरजेंसी के दौरान जो उन्होंने नीतियां अपनाई थी, उससे मुस्लिम विरोधी टाइप का उनकी छवि बन गई थी। वो जम्मू पहुंचते हैं और जम्मू पहुंचने के बाद जिस तरह के वो बयान देते हैं, उन बयानों को, और उसी दिन रात को शुरू होता है होम टू होम सर्च ऑपरेशन, जो घर घर जाके, इसको कासो कहते हैं आज भी, गार्डन सर्च ऑपरेशन कश्मीर में कासो। अगर आप इससे कहेंगे तो कश्मीर तुरंत समझ जाएगा, और कश्मीर उससे डरता है, उससे परेशान होता है, उससे गुस्सा होता है। वो कासो पहली बार शुरू हुआ कश्मीर में, घर घर जाके सर्च करने का। कई हाथों में महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई नहीं हुई, लेकिन एक अफवाह फैली कि महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई, और अगले दिन एक बड़ा जुलूस निकला। उस जुलूस पे फायरिंग हुई और 50 से अधिक लोग मारे गए। 2 कदम फायरिंग के बारे में आप जानते हैं। उस गुस्से में रात को फिर एक जुलूस निकला,
तो ये जो जाते ही उन्होंने जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की चीजें की, उससे ट्रिगर हुआ एक बात तो ये। दूसरी बात की ठीक है, वो 19-20 जनवरी की रात कश्मीरी पंडित कभी नहीं भूल सकते, हम भी कभी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए कि सारा एक्सोडस जो था, सारा विस्थापन 19-20 को ही नहीं हुआ, बल्कि 90 से लेके 95 तक विस्थापन धीरे धीरे चल रहा है। मैं ये एकदम नहीं कहता हूं कि जगमोहन ने कोई प्लान बनाया था या नहीं बनाया था, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता है कि उन्होंने कोई ऐसा प्लान बनाया था कि जिस प्लान के तहत पंडितों को बाहर निकाला। लेकिन वहीं एक सच ये है कि उन्होंने ऐसा भी कोई प्लान नहीं बनाया था जिससे वो पंडितों को सुरक्षा प्रदान करे। जी, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पर भरोसा किया, और जिस तरह की नीतियां अपनाई, उस तरह की नीतियों में जो लोग थोड़ा बहुत भारत के काम आ सकते थे, स्टेट के काम आ सकते थे, उनको भी दुश्मन बनाया। और फाइनली आप देखते हैं कि एक घटना होती है और उसके बाद उनको कश्मीर से हटा दिया जाता है। जब आप देखते हैं कि जो उमर वाइस थे, उमर वाइस की हत्या होती है, उमर वाइस की हत्या का जुलूस निकल रहा होता है और उसके ऊपर फायरिंग होती है, उमर वाइस के लाश को गोली लगती है, और जो घटना होती है उसमें 100 से अधिक लोग मारे जाते हैं, और उसके बाद जगमोहन को वहां से हटा दिया। तो वो पूरा पीरियड जो था, वो पूरा पीरियड उन्होंने कभी भी कश्मीर में किसी सलूशन, जैसे उनका एक बयान था कि सारे कश्मीरी आतंकवादी हैं और एक भी आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा, और उस बयान का ये भी शायद हिस्सा था कि मार डालेंगे। वो पूरा बयान शायद इस तरह है कि कश्मीर में जिसको मतलब जोड़ के देखा जाए तो कह रहे हैं कि कश्मीर में सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, और जब तक सब आतंकवादियों को नहीं मारा जाएगा तब तक कश्मीर में शांति नहीं होगी। एग्जैक्टली यही बात ये बयान है, भड़काने वाले बयान है जी। इसकी जगह पर जो लोग अभी पॉलिटिकल प्रोसेस में थे, जिन लोगों से संपर्क करके अपनी तरफ किया जा सकता था, अगर उनके साथ बैठ के बातचीत करके एक तरफ आर्मी एक्शन लेती, जो लोग हथियार उठाए थे उनके लिए आर्मी एक्शन लेती, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिन लोगों ने हथियार नहीं उठाया था, आप ये देखिए कि सबसे पहले जो कश्मीर में हमले हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों पर हुए, गुलाम नबी आजाद के साले और ससुर रहते थे, उनके ऊपर हमले हुए, इंडियन स्टेट को जो मुस्लिम सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर हमले हुए। इन लोगों को साथ लेना चाहिए। लेकिन बाइनरीज में तो केवल टीकालाल टपलू की हत्या की ही बात होती है। देखिए, सिर्फ बाइनरीज का मामला नहीं है, कश्मीरी पंडित वहां पर एक माइक्रो कम्युनिटी थे, बहुत अल्पसंख्यक, जो बहुत अल्पसंख्यक कम्युनिटी होती है, उसमें अगर एक भी आदमी को आप मारते हैं, 2 आदमी को भी मारते हैं, तो एक फियर साइकोसिस पैदा होती है, एक भय का पूरा माहौल बनता है। तो जब ठीक है, शुरू में नीलकांत गंजू या टीकालाल टपलू टाइप के लोगों को मारा गया, जो या तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव थे, या गंजू साहब थे जो दूरदर्शन में थे, तो इस तरह के लोग, गंजू साहब दूरदर्शन नहीं थे, गंजू साहब जज थे जिन्होंने एक आतंकवादी को मौत की सजा दी थी। फिर वो जो आकाशवाणी के हेड थे, उनको, दूरदर्शन के जो हेड थे, उनको मारा गया। ये सारे कश्मीरी पंडित लोग थे, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग मारे गए। लेकिन चूंकि वो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीरी पंडित एक छोटा सा समाज है, इसलिए उस समय उनको ये लॉजिक समझा पाना कि नहीं, जो इंडिया सपोर्टर है उनको ही मारा जा रहा है, आपको नहीं मारा जाएगा, ये मुश्किल काम था। और देखिए, जब वो आतंकवादी आंदोलन शुरू हुआ, तो शुरू में जितना भी थीरी वीरी की बात कीजिए, लेकिन बाद में उसमें गुंडे भी घुसे, बदमाश भी घुसे, और ऐसे लोग भी घुसे जो हिंदुओं से नफरत करते थे, और ऐसे हिंदुओं को भी मारा गया जो बिल्कुल निर्दोष आम लोग। इन सारी घटनाओं ने कश्मीरी पंडितों के मन में डर पैदा किया, एक फियर साइकोसिस पूरे समाज में पैदा किया। उनको लगा हम तो थोड़े से हैं, हमें कभी भी मारा जा सकता है, और हमारी गलती ये रही, हमारी कमी ये रही कि हम उनको किसी तरह का सपोर्ट और किसी तरह की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराए। और जब आप सपोर्ट और सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराएंगे तो वो वहां से निकले, वो सोच के ये निकले थे कि 2-4 साल में जब शांति होगी हम लौट आएंगे, लेकिन शांति नहीं हुई, हालात और खराब होते गए और वो वापस नहीं गए। वो आजाद भारत के बाद की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है, इससे इनकार करना जो है बिल्कुल गलत है। लेकिन उस समय जिम्मेदारी ये थी, जो भी सत्ता में थे उनकी जिम्मेदारी ये थी कि उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती, उनके अंदर जो फियर साइकोसिस भरा हुआ था उसको नियंत्रित किया जाता और उनको विस्थापन से रोका जाता। लेकिन इस विस्थापन को रोकने के लिए कोई बड़ी कोशिश दिल्ली के स्तर पे या फिर जम्मू के स्तर पे, श्रीनगर के स्तर पे दिखाई नहीं देती है। ये एक सच है, इसको स्वीकार करना। आप फियर साइकोसिस और अल्पसंख्यकों की बात कर रहे थे, तभी आपकी किताब में लिखी एक बात मुझे याद आई कि आप कहते हैं कि अगर कश्मीर के हिंदू और मुसलमान समीकरण को समझना है तो पूरे देश में जो हालत दलितों की है उसी को आप कश्मीर में फिट करके देखिए तो फिर आपको समझ में आता है। नहीं, चीजों को मिक्सअप मत कीजिए, एक सेकंड, चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। ये जो बात मैंने लिखी है वो अगर आप देखेंगे तो 20वीं सदी की शुरुआत के लिए लिखी,
जब मैंने ये कहा है कि कश्मीरी पंडित समाज जो वहां था वो पढ़ा लिखा समाज था, वो सरकारी नौकरियों में था, मुस्लिम समाज जो था वो बड़े पैमाने पे पढ़ा लिखा समाज नहीं था और वो नौकरियों में आने की कोशिश कर रहा था, तो उसका विरोध इन्होंने ऐसे ही किया जैसे बाकी देश में सवर्ण दलितों का विरोध करते हैं। यानी कि इन्होंने ये कहा कि योग्यता उनके पास नहीं है, उनको आप क्यों दे रहे हैं, हम अधिक योग्य हैं, सिर्फ हमें नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी में केवल एक काम योग्यता का होना चाहिए। ये बात मैं कर रहा हूँ आपकी 20वीं सदी की शुरुआत। हाँ। लेकिन 1990s में ये हाल नहीं रह गया था। 1990s में मुस्लिम बड़ी संख्या में नौकरियों में थे, तो उस समय उस तर्क को यहाँ ला के ला देंगे तो दिक्कत होगी। चलिए, किताब से जुड़ा आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और जैसा कि आपने बताया कि इतने पलायन के बावजूद भी कश्मीर में अभी भी 800 परिवार हैं जो कि वहाँ रहते हैं। इन सब के बहुत सारे किस्से आपको अशोक जी की किताब में मिल जाएंगे, हमारे दर्शकों को जो खरीद के पढ़ेंगे, और जरूर पढ़ें। लेकिन मुझे एक कश्मीरी पंडित की जिससे आपकी मुलाकात दिल्ली में होती है, उनकी बात याद आ रही है कि शायद एक कोई सभा है, वहाँ आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं कश्मीर पे, तो वो आपसे कहते हैं कि आप लोग दिल्ली में बैठ के श्रीनगर के बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं, और आप बिना बताए जब उनके घर पहुंचते हैं कश्मीर, तो वो फिर कहते हैं, शायद 370 हट चुका था तब की बात है, कि वो कहता है कि दिल्ली वालों को तो इंतजार रहता है कश्मीर में कुछ हो और आए और हेडलाइंस ले जाए। मतलब आप भी कह रहे हैं कि मजाक में उड़ गई बात, ये है तो गंभीर। ये मतलब कितनी अफवाहों की जड़ लगती है अशोक जी आपको कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कश्मीर से बाहर बैठकर कश्मीर के आबो हवा को जाने बगैर हम कश्मीर पर बहस करना शुरू कर देते हैं, वो भी अफवाहों के आधार पे। बिल्कुल हो यही रहा है कि जैसे मैं पहले भी कहता रहा, आप जिनकी बात कर रहे थे उनका नाम है संजय टिक्कू जी। वहां पर कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो है, वहां जो विस्थापित कश्मीर जो वहां रह रहे कश्मीरी पंडितों का जो संगठन है, गणेश मंदिर हबा कदल में है, वहां उनका ऑफिस है, और वहां उनसे मेरी बातचीत हुई थी। वहां मैं गया था उनके घर, तो तब तो काफी कई बार बातचीत हो चुकी है। उनसे पहली मुलाकात मेरी जब हुई थी तो उन्होंने जरूर कहा था कि कश्मीर के बारे में बात करना है तो कश्मीर आइए, तो अगली यात्रा में उनसे लंबी बात हुई थी। और 370 हटने के बाद अक्टूबर में जब मैं गया तो वो थोड़ा नाराज थे। नेचुरल है, तमाम सारे लोग उनका इंटरव्यू करना चाह रहे थे, तमाम सारे लोग उनसे कुछ ऐसी बात कहलवा लेना चाह रहे थे जिससे विवाद पैदा हो। हेडलाइंस बने। जब उनसे मेरी बात हुई, लंबी बातचीत हुई, तो उनके समझ में आया कि मैं उस काम के लिए नहीं गया हूँ। मैं दरअसल मैं तो मिलने जुलने गया था उस बार, मैं कुछ सोच के ही नहीं गया था कि कोई फीस लेके मुझे आना है। और जितने भी मेरे कश्मीरी दोस्त थे जिनका घर मुझे पता था, जिनका मैं इंटरव्यू पहले कर चुका था या मिल चुका था, सबसे मैं उनके घर जाके मिला, क्योंकि नंबर तो किसी का था नहीं। तो खैर, लेकिन एक चीज तो दिक्कत है ना कि आप कश्मीर के बारे में कुछ नहीं जानते, आप कश्मीरी कल्चर के बारे में कुछ नहीं जानते, आप कश्मीरी समाज के बारे में नहीं जानते हैं, कश्मीरी इतिहास के बारे में नहीं जानते। लेकिन बाकी जगहों पर जो हिंदू मुस्लिम तमाशे होते हैं उनको सुलझाने के लिए, उनमें अपना पक्ष सही साबित करने के लिए आप कश्मीर से उदाहरण लेंगे, और ऐसे लोग कश्मीर का बहुत नुकसान करते हैं। कश्मीर के बारे में कितनी खराब समझ यहाँ पर बनती है और बनी हुई है। सच्चाई है कि हम जैसे लोग कितनी भी किताबें लिखते रहे, लेकिन आम जनता के मन में कश्मीर के बारे में कितनी खराब समझ बनी हुई है, जो सीमित सूचनाओं, व्हाट्सएप मैसेजेस और अफवाहों के आधार पर। तो हमारे जैसे लेखक यही कर सकते हैं कि जितनी सूचनाएं उपलब्ध करा सके, सही इतिहास, सही तथ्य जितना उपलब्ध करा सके वो उपलब्ध कराएं और कोशिश करें कि। चलिए, खबर तक के संपादक हैं हमारे जयपाल जी, उन्होंने कुछ सवाल आपके लिए मुझे मैसेज किए कि अशोक जी से जब बातचीत हो तो जरूर पूछ लेना। एक सवाल है कि सर, ये जो सोशल मीडिया पे जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं कि ये लोग अफवाहों पे बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं, तो अब तो आपने किताब भी लिख दी है और ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा ही सक्रिय है। जो भी फैक्ट्स हैं मैं देखता हूँ आमतौर पे, जो मतलब जिनके एकदम फॉलोअर्स नहीं है, नए नए अकाउंट है, वो भी आपसे कुछ पूछते हैं तो आप जरूर बताते हैं उनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेकर। तो इसमें कितनी सफलता मिल रही है कि लोगों की जो अफवाहें हैं या जो भ्रम है उनको दूर किया जाए? अब सफलता का तो मैं नहीं जानता हूँ, एक लेखक हूँ मैं, संवाद की मेरी कोशिश होती है, मैं कोई स्टार तो हूँ नहीं, किसी के 10 फॉलोवर है, किसी के 10,000 फॉलोवर है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर सवाल मुझे जेन्युइन लगता है और लगता है कि ये जेन्युइन चिंता से उपजा है और मुझे दिख जाता है, क्योंकि ट्विटर पे आप जानते हैं अगर 300-400 रिट्वीट हो गए, 70-80-100 सवाल आ गए तो सब आप देख भी नहीं पाते, इतना समय तो होता नहीं है। लेकिन अगर सवाल मुझे दिख जाए। अगला सवाल है इनका कि धारा 370 तो हटा दिया गया है, कश्मीर की हालत सब तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो न्यूज़पेपर्स, वो भी कुछ खास समाचार पत्र से जुड़े हैं, वो जान रहे हैं कि वहाँ इंटरनेट और जो भी अभी भी पूरी तरह से जो आज़ादी होती है वो तो नहीं है वहाँ के लोगों के पास।
तो ये पूछ रहे हैं कि 370 खत्म होने के बाद जो कश्मीर में अब एक नई हालत उभरी है, उस पर कुछ लिखने का विचार हो रहा है आपका? काफी लिखा है मैंने, कई सारे लेख लिखे हैं जी। और यहाँ तक कि कश्मीरनामा का जो नया एडिशन आया है, 4th एडिशन, उसमें एक चैप्टर मैंने जोड़ा है। एक चैप्टर तो नहीं, एक आर्टिकल जोड़ा है मैंने परिशिष्ट की तरह। मैं गया था वो धारा 370 हटने के बाद अक्टूबर में मैं वहाँ गया था, बहुत सारे लोगों से मैंने बात की थी और जितना कुछ मेरे समझ में आया था तो मैंने लिखा था। इंडिया टुडे का जो वार्षिकांक आया था उसमें भी मैंने एक लंबा लिखा। चलिए, इतना सब तो हो गया, धारा 370 भी हट गई। लोगों के हिसाब से धारा 370 ही कश्मीर की मूल समस्या थी। लेकिन एक लाइन में अगर पूछी जाए तो दिल्ली अभी भी कश्मीर से कितनी दूर लग रही है? इतनी दूर लग रही है जितनी पहले कभी नहीं थी। एक लाइन के सवाल का जवाब भी ज्यादा दूरी पड़ गई है। बताएं? कह रहे हैं एक लाइन के सवाल का जवाब एक लाइन में बहुत व्यापक जवाब दिया आपने। खैर, दर्शकों से कहेंगे कि कश्मीर और कश्मीरी पंडित जरूर खरीद कर पढ़ें, और कीमत भी कुछ खास नहीं है। बेशकीमती किताब के लिए इतना पैसे तो खर्च किए जा सकते हैं। और लंबी बातचीत हो तो उसमें बहुत सारे मामले हैं। अगर किस्से वाइज की जाए तो वो सिनेमा हॉल में लाइन ऑफ डिजर्ट फिल्म से लोगों का प्रभावित हो जाना, परमेश्वरी हांडू मामला, उसके बाद फिर आपका ये जो शेख की गिरफ्तारी के कारण जो वहाँ असंतोष उत्पन्न होता है, मकबूल शेरवानी का किस्सा जिसे तो राहुल पंडिता भी सुनाते हैं, उसके बाद मास्टर अब्दुल अजीज का किस्सा, मोए मुकद्दस का किस्सा, बहुत सारी घटनाएं हैं। बहुत व्यापक किताब है अशोक जी की, जिसमें आप पढ़ेंगे और ढेर सारे आपको किस्से मिलेंगे। बहरहाल हम इस छोटी सी बातचीत और बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत का अंत करेंगे, लेकिन एक वादे के साथ अशोक जी से विदा लेंगे कि अशोक जी एक किताब लिख रहे हैं गांधी जी के ऊपर। अगर अशोक जी चाहे तो नाम बता सकते हैं, जो कि 2 अक्टूबर को आने वाली है। तो वो किताब लिख चुका हूं मैं, प्रकाशक के पास किताब है। किताब का नाम है उसने गांधी को क्यों मारा। तो ये किताब गांधी के ऊपर, आप जानते हैं कि 7 हमले हुए थे, और पहला हमला एकदम शुरुआत में जब दोबारा वो साउथ अफ्रीका गए थे तब हुआ था, और आखिरी हमले वो मारे गए। उसमें उनका पूरा जीवन है। तो मैंने कोशिश किया है कि गांधी की अपनी विचारधारा क्या थी, उस विचारधारा की क्या समस्याएं ऐसी थी जिनकी वजह से लोग उनके दुश्मन बने और उनके ऊपर हमला हुआ और उनको मारा गया। तो वो जो वैचारिक संघर्ष था, गांधी की हत्या किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई दूसरे व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि एक विचारधारा के व्यक्ति द्वारा दूसरे विचारधारा के व्यक्ति की हत्या थी। तो दोनों विचारधाराओं का जो संघर्ष था, एक तरफ हिंदुत्व और एक तरफ गांधी का हिंदू, इनके बीच का जो संघर्ष था, राष्ट्रीय आंदोलन में जो इनकी भूमिकाएं थी, मेरी कोशिश है कि उस पूरी कश्मकश को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ किया जाए। किताब जल्दी ही आ जाएगी। तो वादा हम ये लेने वाले थे सर आपसे कि जब किताब आएगी तो हम दोबारा आपसे बातचीत करना चाहेंगे और जुड़ेंगे। स्वागत कभी। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के मऊ के एक छोटे से गांव से एक व्यक्ति निकले और कश्मीर का वो किताब कश्मीरनामा, मुझे याद है मैं अपने यूनिवर्सिटी में एक लोग से कश्मीर पे चर्चा कर रहा था। उन्होंने कहा कि देखो, कश्मीर पे बात करनी है तो पहले कश्मीरनामा पढ़ के आओ। तब मुझे नहीं पता था कि अशोक कुमार पांडे कौन है, और फिर मुझे पता चला कि अशोक जी को अशोक कश्मीर के नाम से अब ज्यादा लोग जानते हैं। तो इस बातचीत का समाप्त, ये अच्छी बात है कि लेखक को उसकी किताब से जाना जाए, व्यक्तिगत परिचय बाद में। तो बातचीत को खत्म करेंगे कश्मीर और कश्मीरी पंडित जो किताब लिखी अशोक जी ने, उसी की एक लाइन से कि कश्मीर में कोई नरेशन आखिरी नहीं और कोई नरेशन स्थिर नहीं। बहरहाल इस बातचीत को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े। इंटरव्यू अच्छा लगा, इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइए, और थैंक यू।